नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर। सलाहकार अजीत डोभाल ने जैक्सन किशोर ने कंडीशनर बेल बॉन्ड भरने से किया इनकार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा को नहीं मिला राष्ट्रपति से मिलने का समय। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, प्रधानमंत्री को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की बीजापुर में गाड़ी पर ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में 9 जवानों के शहीद होने की खबर आई है। उत्तर प्रदेश के टाटमेल चौराहे से बगाही रेलवे पुल के पास 2 जनवरी को हुई ई रिक्शा लूट की वारदात का रेल बाजार पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के सभी माल को बरामद कर लिया है, जबकि लूट के माल को खरीदने वाले 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। पुलिस उपायुक्त श्रवण कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से पुलिस ने ये सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्तों में 22 साल का ब्रिजेश यादव, 19 साल का अर्पित, 18 साल का यश और 19 साल का आकाश शामिल है। पुलिस के अनुसार यश पर पहले से एक आपराधिक मामला दर्ज था, जबकि बाकी 3 अभियुक्तों के खिलाफ ये पहली बार अपराध दर्ज हुआ है। पुलिस ने इनके पास से हुआ फोन बरामद किए। इसके अलावा यश से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। घटना हुई थी 1/2 की रात में, जनवरी महीने में इसी, और उसमें एक्यूज के द्वारा जो मारपीट की गई थी, मोबाइल छीना गया था, पैसा लिया गया था और जो पीड़ित था उसका ई रिक्शा लूट के ले गए थे। घटना जो कि गंभीर ने प्रकृति की थी और सीपी सर ने उसको संज्ञान में लिया था, हम सभी लोगों के संज्ञान में था। और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जितने हमारे कैमरे लगे हुए हैं उस पर हम लोगों ने किया। थाना रेल बाजार की एसीपी कैंट, इंस्पेक्टर हमारे रेल बाजार बहादुर सिंह, उनकी पूरी टीम लगी रही और एक कैमरे की मदद से, बाकी सर्विलांस की मदद से 4 एक्यूज अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने जो लूट की घटना को अंजाम दिया था, उस लूट की घटना में जो सामान था वो बरामद हुआ है, पैसा बरामद हुआ है और 4 एक्यूज अरेस्ट हैं। एक एक्यूज उसमें यश है, उस पर एक पहले का मुकदमा है और बाकी तीनों पे नए हैं। उनको मुकदमा लिख करके कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें 2 अभी वांछित हैं जिनके यहाँ इन्होंने माल को बेचा था, वो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं, उसमें हमारी टीम लगी है। मैंने बताया ना कि जो यश है इस पे एक मुकदमा पहले का है, 2023 का है और ये नए हैं और इन्होंने रात में घटना का अंजाम दिया था। क्योंकि घटना हम लोगों ने लूट में लिखी थी, गंभीर प्रकृति की घटना थी और इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे इंस्पेक्टर, हमारी रेल बाजार की टीम लगे रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग होती रही और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो पुलिस कमिश्नर सर का जो एक मोटो है, एक मिशन है कि शहर को कैमरे से भर दिया जाए, वो इसमें काफ़ी मददगार साबित हुआ। उनके मूवमेंट का हम लोग को पता चलता रहा। सर्विलांस हमारी पीछे रही लेकिन कैमरे की मदद से पीछे पीछे हमारी टीम लगी रही और फाइनली एक्यूज ट्रेस्ड हुए और अरेस्ट। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस रोड पर स्थित प्रसिद्ध गोल्डी मसाले की दुकान में देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर काटकर गली में रखे करीब 5 लाख रुपए की नकदी उड़ा ली। सोमवार सुबह जब दुकान के कर्मचारी पहुंचे तो शटर टूटा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी दुकान मालिक सोम गोयनका को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पर एक्सप्रेस रोड है, वहाँ पर लाला रामचंद्र गुप्ता एंड सन्स की जो शॉप है उसमें शनिवार को रात करीब 2 बजे के आसपास एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें आज संडे को ये दुकान बंद होती है
साइड वाली शटर है वो थोड़ी सी मतलब खुली हुई है, तो इन्होंने अंदर जब खोल के देखा तो पता चला कि सारे जो भी ड्रॉर हैं वो सब खुले हुए हैं। फिर उन्होंने थाने को सूचना दी, थाना मौके पर पहुंचा और हमारी जो डॉग स्क्वाड है प्लस एम्बुलेंस टीम है और फील्ड यूनिट है उनको मौके पर बुलाया गया है। जो भी एविडेंस है वो लिए गए हैं यहाँ पे और आगे की जो भी कार्रवाई होगी। लगभग कितने की चोरी बताई जा रही है? चोरी देखिए अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है और अभी ये जो अपडेट हमको करेंगे उसके साथ। क्या लगता है मैम, लगातार चोरी वारदातें कानून नगर में बढ़ रही है, उसके लिए क्या कोई खास योजना पुलिस बना रही है? देखिए पेट्रोलिंग हमारी जो है उसमें हमने बढ़वाया है। अभी हमने ये भी देखा है कि शॉप्स पे अब हम जैसे हमारी गाड़ी निकल जाती है, बाकी रुक के देखती भी है तो अभी और एक्टिव होंगे और टॉर्च के माध्यम से पूरा दुकानों में रुक के एक एक दुकान को देखेंगे और पेट्रोलिंग अपनी होगी। अच्छा, क्या सीसीटीवी कैमरे में कुछ हो रहा है? अभी हमने अपने संज्ञान में लिया है और उसको अभी हम देखेंगे, जो भी प्रगति होगी उससे आपको अपडेट करेंगे। ये जो पीछे ये जाली लगी हुई है यहाँ से पीछे से अंदर आए हैं और आने के बाद एक मतलब ये शटर जो है उसको काट के मतलब अभी देखिए अभी हम लोग उसको देख रहे हैं और जो भी उसमें अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। किराना बाजार का अध्यक्ष हूँ। आज ये जो घटना हुई है ये अपने में एक अनोखी घटना है। एक आदमी आके शटर के अंदर घुस जाता, शटर काट के चोरी कर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है, आज तक नयागंज किराना बाजार के अंदर जो भी घटना हुई उसको पुलिस के द्वारा ओपन नहीं किया। लगभग कितने की चोरी होगी? ये लगभग 4-5 लाख रुपये तो मालूम पड़े, जब पूरा काउंटिंग हो तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से देखने के बाद मालूम पड़ेगा 6 लाख तो। अध्यक्ष जी, इससे पहले भी इनके रिश्तेदार इनके यहाँ चोरी हुई थी, गोल्डी महल यहाँ नयागंज में इनके यहाँ चोरी हुई। आपसे बता दिया यहाँ नशेबाजों का अड्डा है, जिसको पुलिस को देखना चाहिए। पुलिस वो भी एसीपी महोदय से मैंने कहा कि ऊपर बजा के जब आप चलती हैं तो जो भी चोर है वो सजग हो जाता है। तो पहली बात तो जो 112 वाले स्पेशली ऊपर बजाते हैं उनको सावधान रहना करने के लिए चोरों के लिए बनाया गया है। अगर चोर इस तरीके से सावधान होंगे, घटनाएं होंगी। और फिलहाल एक घटना अभी तक ओपन नहीं हुई। व्यापार मंडल क्या करेगा इसमें आपका? व्यापार मंडल इस पे जो है क्या करेगा अभी तो देख रहे हैं, फिर उसके बाद इस पे कार्रवाई करेंगे। इस आंदोलन की गति को दिया जाएगा कि अगर व्यापारी इस तरीके से माल अपना चुरवाएगा तो कैसे व्यापार करेगा। सर लगातार इस क्षेत्र में नयागंज में भी पीछे वाली दुकान में उसके पहले भी कई घटना हुई, खुलासा नहीं होता। छोटी घटनाओं खुलासा हो जाता है, बड़ी घटनाएं खुलासा नहीं होता। ये रात में 2:30 बजे गश्त यहाँ नहीं हो रही थी, साइड से आदमी जाता है, अंदर घुसता है। निश्चित रूप से पुलिस की कमी है, पुलिस यहाँ नहीं थी, संख्या की कमी है। इस पर गश्त बढ़ाने की मांग अभी हम लोग ने उसी भी मॉडल से कही कि गश्त बढ़ाई जाए, खास करके शनिवार और रविवार को गश्त बढ़ाई जाए और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, पहले भी हुई, आज भी हुई है, इनका खुलासा किया जाए तो व्यापार मंडल निश्चित रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के नवाबगंज में सर्राफा कारोबारी के घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी किए हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सर, ये आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस है? थाना नवाबगंज में 30/31 की रात में जुगल किशोर सराफ के घर पे चोरी हुई थी और उनके घर से 2 अलमारियों टूटी हुई थी। उसमें से काफ़ी सामान उनके यहाँ से चोरी जेवरात वगैरह चोरी हुआ था। आज हमारे थाना नवाबगंज की पुलिस और हमारे सर्विलांस टीम प्रभारी ने मिल करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी गए हुए जेवरातों में से 90% से अधिक की बरामदगी हुई है। ये जो है इसमें से एक व्यक्ति जो है जो विश्वनाथ कुशवाहा है, ये थाना बिठूर का रहने वाला है, और दूसरा जो है दलजीत सिंह है, दलवीर जो है एटा का रहने वाला है। इनको कैसे संपर्क में आए, कैसे टारगेट किया? इन्होंने टारगेट जो वादी हैं
ये दिन में शॉप अपनी खोलते थे और रात में अपनी शॉप बंद करके अपने घर को भी लॉक करके बाहर से चले जाते थे। तो ये जो विश्वनाथ है ये क्योंकि लोकल का रहने वाला है, इसने जो है इसकी रेकी किया और देखा कि ये 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो है शॉप बंद कर दिया और शॉप के बगल से घर में जाने का जो दरवाज़ा है उसको भी बाहर से लॉक कर देते थे। तो उससे इसने अंदाज़ा लगाया कि लगातार इसका मतलब रात में नहीं रह रहे हैं। तब उसने जो तीसरे दिन घटना को अंजाम दिया। तो सराफ ने बताया था कि करीब 1 से सवा करोड़ की चोरी है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या सामने है और कितने का माल बरामद हुआ है? नहीं, जो माल बरामद हुआ है वो आपके सामने रखा हुआ है और सराफ ने लिस्ट भी नहीं दी थी और उन्होंने FIR में लाखों की चोरी का उल्लेख किया था और लगभग 90% से अधिक का माल बरामद हुआ है। इससे पहले भी कानपुर में सराफा की चोरी इन्होंने की है, तो क्या ये सराफा व्यापारी को टारगेट करते थे? हाँ, ये जो इसमें जो एटा में रहने वाला है ये बेसिकली सराफा के यहाँ ही चोरी करता है और पूर्व में भी ये सराफा चोरी में ही जेल में गया था। तो इनका मेन मकसद यही रहता है कि सराफा के यहाँ चोरी करने का प्रयास करें। कैसे पहुंची सर पुलिस इन तक? ये हमारी जो है मतलब कि जो हमारी अपने सूत्र हैं, हमारे जो सर्विलांस की टीम है, हमारे जो CCTV कैमरे ऑपरेशन त्रिनेत्र लगाए गए हैं उसके तहत जो है हम लोगों ने सर्च किया और उसको स्टडी किया और इनको गिरफ्तार किया। आप देख रहे हैं कि बैग भी वही बैग है जो CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा है, वो बैग भी वही बरामद हुआ। पूछताछ में सर इन्होंने मंशा बताई, चोरी के पीछे मंशा क्या थी? चोरी के पीछे मंशा चोरी होती है। सर करने वाले क्या थे? क्या इससे पहले कुछ और भी काम करते थे, सिर्फ यही काम करते थे? नहीं, और भी काम करते थे। अभी तो इसमें से जो है चोरी के अभियुक्त में थे और उसमें से भी जेल से छूटे हुए हैं। इनके अलावा और भी कोई है क्या इनमें? नहीं, इसमें इनके अलावा और कोई नहीं है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? गंगा बराज से गिरफ्तारी हुई है। सर इन लोगों ने कहीं माल बेच दिया था या इनके पास से ही बरामद हुआ? जी, पास से बरामद हुआ है। अहमदाबाद के विरमगाम साणंद हाईवे पर रात के समय अवैध रूप से पैसा वसूलने को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। खाकी पैंट पहने हुए लोग तिरंगा सर्कल के चौकी के पास वाहनों को रोककर उनसे पैसे वसूलते दिख रहे थे। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये लोग वाहन चालकों से टॉर्च की मदद से गाड़ियों को रोकते हैं और इसके बाद अवैध तरीके से उनसे पैसे लेते हैं। जब मीडिया ने इस मामले पर पूछताछ की तो मौके पर मौजूद लोगों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब मीडिया ने PCR वैन के ड्राइवर से इस घटना के बारे में पूछा तो उसने वाहन को तेज रफ्तार से भगा दिया। इस घटनाक्रम ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये लोग कौन है जो खाकी पैंट पहनकर अवैध रूप से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले की गंभीरता से जांच करते हैं या नहीं और क्या इस अवैध गतिविधि को रोका जा सकेगा। जोधपुर के सरदारपुरा स्थित पुराने CMHO कार्यालय के पास एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की आशंका पर कार्रवाई की। ACP छवि शर्मा और थानाधिकारी सुरेश पोटलिया की अगुवाई में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां हो रही हैं जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार पर चर्चा की गई है। बैठक में कार्यकर्ता से सुझाव लिए गए और इन पर अमल करने की बात कही गई। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ने, छोटे रील बनाकर वार्ड और महापौर प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया गया। साथ ही नकारात्मक प्रचार से बचने की भी अपील की गई है। गुजरात के पोरबंदर में रविवार को भारतीय तटरक्षक बल के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए चालक दल के 3 सदस्यों में से एक कानपुर शहर के श्याम नगर निवासी
कोस्ट गार्ड पायलट सुधीर यादव शामिल है। हादसे की जानकारी मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। सोमवार शाम को सुधीर का शव श्याम नगर स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। 10 महीने पहले ही सुधीर की शादी हुई थी। वो हमारे बड़े भाई थे। क्या हुआ उनको, एक्सीडेंट क्या घटना हुई और कौन से पास? वो डिप्टी कमांडेंट थे, पायलट थे और क्रैश हो गया है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। कैसे सूचना मिली है और कहाँ जा रहे थे, कौन से मिशन पे थे? किस मिशन पे थे ये तो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, वहाँ के कमांडेंट को जानकारी होगी, लेकिन ये कि लैंडिंग कराते समय क्रैश हो गया और शहीद हो गए। सूचना मिली थी भैया को, एयरफोर्स में है बड़े भैया धर्मेंद्र सिंह, तो उन्होंने फोन किया सभी लोगों को, ऐसे सूचना मिली। शादी कितने साल पहले? 1 साल 10 मंथ हुए अभी, 7 मार्च को शादी हुई। कितने दिन से, मतलब कितने साल पहले ड्यूटी ज्वाइन करी थी? 9 वर्ष हो गए। देखिए, आज सुधीर यादव जी कोस्ट गार्ड में सर्विस करते हैं। इनका पोरबंदर में कल हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो उसमें उनका वो शहीद हो गए। तो उन्हीं के परिवार को सांत्वना देने के लिए आए थे और पता ये चला कि अभी उनकी डेड बॉडी जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके तहत अभी पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। उसके बाद इन लोग को जो सूचना प्राप्त होगी उस यहाँ पर डेड बॉडी आएगी और फिर गांव में इन लोग उसका फिनरल करेंगे। अक्सर देखा गया है कि आपको सूचना हो जाती है, मीडिया सूचना हो जाती है, लेकिन शहर के जो आला अधिकारी हैं उनको सूचना नहीं होती। अभी तक शहीद के परिवार से किसी का कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, अभी मेरी डीएम से बात हुई है और डीएम ने बताया कि क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि आर्मी से ही इन लोग को सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो डीएम ने कानपुर डीएम साहब ने भी मुझे बताया कि अभी मुझे ऑफिशियल सूचना जो नहीं मिली है, मैं पूरी अपडेट करके अभी मैं सब बताता हूँ। और वैसे तहसील से यहाँ से भेजा है इनके यहाँ, लेखपाल आदमी है, पहले आया था हमसे, तो लेखपाल इनके वेयर अबाउट ले रहा है और डीएम साहब को भी सूचना हो गई है, प्रशासन को भी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मतलब पुलिस को, मिलिट्री कमांडेंट साहब को भी हो गई है। धर्मेंद्र यादव। जैसे कि आपके भाई के साथ जो शहीद हुआ है, कैसे शहीद हुए, क्या है, क्या जानकारी मिली? एक्चुअली हमारा एक कोस्ट गार्ड का एयरक्राफ्ट लैंडिंग टाइम पे कल क्रैश हो गया, जिसकी वजह से भाई और एक को पायलट दोनों की जान चली गई इसमें, और साथ में एक हमारा एयर क्रू भी शहीद हुआ है। तो उसके बाद अपना प्रोसीजर में कोस्ट गार्ड अपना पोस्टमार्टम वगैरह करा के बॉडी हमारे पास बहुत जल्दी पहुँचाने वाली है। कोशिश दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, जितना जल्दी हो सके। यहाँ से भी प्लान कर रहे हैं, जो भी सर्विस के नियम रूल्स उनको फॉलो करते हुए चीज़ों को किया जा रहा है, एंड होप सो कि दे विल डू वेल। पार्थिव शरीर कब तक आने का? पार्थिव शरीर दे आर ट्राइंग टू, कि आज कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज पर्सनल यहाँ से डोनियर गया तो उससे आ जाएगा, नहीं तो कल 8 बजे की फ्लाइट से लखनऊ आ जाएगा जामनगर से। यहाँ होगा यहाँ हम लाएंगे, यहाँ भी हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ लाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से गांव ले जाएंगे और गांव से फिर हम बिठूर ले जाएंगे। कितने साल में शादी अभी मार्च में, साल नहीं हुआ है, मार्च में हुई थी 24 में, और साल तो 10 महीने में 10-11। देहरादून के वार्ड नंबर 92 अरकाडिया 1 में विनोद कुमार ने आज अपना चुनाव कार्यालय स्थापित किया। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनाव में भाग ले रहे हैं। उनके चुनाव चिन्ह केतरी है और आज उन्होंने ठाकुरपुर रोड स्थित कार्बन स्कूल के सामने अपना कार्यालय स्थापित किया। जनता से विनोद कुमार ने क्या वादे किए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद है, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। तो आज हम वार्ड नंबर 92 के प्रत्याशी विनोद कुमार निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हम जानना चाहेंगे कि जनता के लिए क्या क्या योजनाएं लेके ये वार्ड नंबर 92 में जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप पूछते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं वार्ड नंबर 92 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ और जनता के लिए जो हमारा मेन उद्देश्य है, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए है। महिलाएं जब घर घर में हम जाते हैं तो महिलाओं की यही शिकायत रहती है कि भैया हमारे घर में काम करने वाला कोई नहीं है। पति तो काम करते ही है, उससे आय का साधन नहीं होता।
और हमारे लिए भी कोई काम की योजना दिखाओ। तो हमने एनजीओ के माध्यम से बात की है और महिलाओं के ऊपर जो काम किया जा रहा है अब एनजीओ के माध्यम से, अब इनको आय का साधन के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि इनको हर महीने एक आय का साधन मिल सके। जनता के बीच में वोट कैसे, किस तरह से, किस आधार पे आप जो है जनता को आकर्षित करें? देखिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और हमने जो अभी तक काम किए हैं उस काम के बदौलत ही मैं जनता के बीच में आया हूँ और आशा भी करता हूँ कि जो इसमें अपने वार्ड में काम करता हो, है ना, जनता के दुख सुख में भागीदारी हो, उसको ही वोट देना चाहिए। मेरी तो जनता से यही अपील है। तो आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो उसके अलावा कुछ जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि मैं क्या क्या कार्य करूं? देखिए ज्यादातर तो जनता काम के बारे में तो जानती है, लेकिन जो नहीं जानती उनको हम बता रहे हैं कि भाई अगर आपका अपना काम होता तो बात अलग है। जब क्षेत्र की बात आती है तो क्षेत्र के प्रति, जो महिलाओं के प्रति, नशे के प्रति, बिजली, लाइट, पानी और अपना नालियों के प्रति, तो हम काम के बारे में उनको बोल रहे हैं और हमें जो है वहां से भी संतोषजनक जवाब मिल रहा है और जनता इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को ही चुनेगी। जैसे कि हमारा जन पहल समाज एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम हर वार्ड के अंदर जाके जनता की राय जान रहे हैं। तो क्या हम वार्ड नंबर 92 के अंदर जैसे हम गए थे तो वहां से जो है पिछले पार्षदों ने जो है जाके जो है क्षेत्र के अंदर जाके देखा तक नहीं है, क्या आप भी ऐसी नहीं, देखिए अब पार्टी तो ऐसे व्यक्ति को सिंबल दे के खड़ा कर देती है जो वार्ड में काम ही नहीं करता है और इसके लिए जो है पार्टी को क्या बोल सकते हैं ना, पार्टी तो बड़े लेवल पे देखती है। तो अब जनता तय करेगी कि भाई किसे सपोर्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, वो तो जनता के ऊपर बात है जी। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या क्या बोलने के जा रहे हैं? पहले तो आप लोगों को सभी को हाथ जोड़ के मेरा नमस्ते। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आज ये 10 साल से काम कर रहे हैं, जैसे कि श्रमिक कार्ड पे लोगों को सामान दिलाना, उनका मजदूरी कार्ड बनाना और विधवा पेंशन हो गया और जैसे कि बच्चों का फ्री एडमिशन करवाया है, आज इन्होंने 10 साल से करवा रहे हैं फ्री एडमिशन। और जैसे कि अभी कोरोना तत्काल जब आया था उसमें बहुत ही कम से कम हजारों लोगों को राशन बांटा है इन्होंने घर घर। तो मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि आप लोग नेता नहीं बेटा चुनिए और ऐसे इंसान को वोट दीजिए जो आपके आगे काम करे, आगे कार्य करता रहे। नमस्कार, मैं तो वार्ड नंबर 92 की देवतुल्य जनता से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे विनोद भाई पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पिछली बार हारने के बाद भी पार्षद से ज़्यादा काम करा है, पार्षद से ज़्यादा लोगों के बीच में गए हैं। पहली बात तो ये है कि पार्टी को ये देखना चाहिए था जो इंसान लोगों के बीच में जाके कार्य करे उसको टिकट दे के लेके आओ। अगर आप ऐसे ही रैंडम किसी को टिकट दे देंगे तो आपका पार्टी के ऊपर से भरोसा उठता है। आज के टाइम में देखा जाए तो विनोद भाई ने 4000 से ज्यादा श्रमिक कार्ड बनाए हैं, 300 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन कराया है और कितने ही लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सामान जो होता है किट जो बांटी जाती है वो दिलवाई है। अभी इसमें अगर लोगों को देखा जाए तो लोगों की मानना यही है कि जो उनके बीच में है, क्योंकि पार्षद को देख चुके हैं, उनके 5 साल उनके बीच में नहीं रहा है, जो जनता के बीच में जाके कार्य कराए और लोगों के साथ जुड़ा रहे, लोगों को उसे चुनना चाहिए। और जैसे कि मैम ने बोला है कि हर बार नेता चुनते हैं, इस बार बेटा चुन के देखिए। लोगों के पड़ेगा ना, पिछली बार 22 वार्ड की चुकी है, उनका पार्षद आपने भी सर्वे कराई पार्षद, तो ऐसे लोग को चुनकर आगे लाइए जो लोगों के बीच में जाकर कार्य करे। वो 92 वार्ड ग्रामीण में आता है, ग्रामीण की समस्याएं ग्रामीण का लड़का ही जान सकता है जो जमीन से जुड़ के चल रहे। जैसे कि अभी हमें एक पास में एक 92 वार्ड का एक मिट्टी बेड़ी गाँव है, जब पार्षदों के चुनाव हुए थे और जीत के वो पार्षद आए तो उनकी जो है उस समय 1 साल बीते हुए के बाद जो है गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए थे, तो क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ ना कि जैसे गुमशुदा के पोस्टर आपने बताया कि लग गए हैं, तो वही पार्षद अगर जीत के अगर आगे कार्य करते, लोगों के बीच में रहते, तो वो पोस्टर नहीं लगते। आज के टाइम पे मुद्दा है देखो कि पोस्टर लगे, जैसे आप मानते हैं कि गामा जी के ऊपर कितने आरोप हैं,
और पार्षदों के ऊपर कितना रौब है। अगर भाजपा ने टिकट दिया है तो पार्षदों के ऊपर का रौब भी चेक करने चाहिए था ना भाजपा को। अब उनका कहना है कि उनके ऊपर के जो आरोप हैं वो उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। उच्च न्यायालय के पास भी आरोप तब गए होंगे ना जब कुछ करा होगा। हम तो निगम की लिस्ट तक दे देंगे कि किसके ऊपर कितना आरोप लगे हैं और कौन कहाँ से कितने पैसे सरकार के कितने लिए हैं। तो वो बात अगर आएगी तो हम सबूत के साथ मैदान पे उतरेंगे और हम सबूत पेश करके बताएंगे कि कितने कितने पैसे 5 साल तक लोगों के खाए हैं। थैंक यू पल्स 24 न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के गांव सांगा टेड़ा के बीच कहासुनी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इकराम और राशिद दोनों हाईवे प्लांट पर काम करते हैं और किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान लोगों द्वारा दोनों में समझौता कराने के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन जब दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे तो फिर से उनका विवाद बढ़ गया और डंडे चलने लगे। इस पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई, जिससे दोनों पक्षों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 13 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फरमान, इरफान, इमरान, राशिद समेत कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। 4 जनवरी को थाना गंगो के प्रांगण में एक ही गांव के 2 पक्ष अपने प्रार्थना पत्र अपनी शिकायत लेने के लिए जब थाने पर आए तो थाने के बाहर ही आपस में झगड़ने लगे। इस प्रकरण में थाना प्रांगण में दोनों पक्ष एक दूसरे से जो है लाठी डंडों से प्रहार करने लगे और अफरा तफरी मच गई थी वहां पर। तो पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके से ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लाठी डंडे, हॉकी एक्सेट्रा ये सारी चीजें बरामद की है। इसमें इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि एक दिन पहले 3 तारीख को ग्राम सांगा ठेड़ा में ही दोनों पक्षों की आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और अगले दिन दोनों पक्ष अपनी जो है शिकायत दर्ज कराने थाने पर आए और जैसे ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को थाने के गेट पर ही देखा तो वहीं पर ये दोबारा लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए। पुलिस ने दोनों पक्ष के व्यक्तियों को कुल मिला के 13 लोगों की गिरफ्तारी करी है और इनके पास से जो है लाठी डंडे, हॉकी भी बरामद किया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर 13 लोगों को जेल भेजा है। इसमें यह भी बताना है कि 13 में से 6 लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, कई बार ये पहले भी जेल जा चुके हैं और इसलिए इस बार इनको मौके से गिरफ्तार किया है। इनके 4-5 अन्य साथी भी थे जो कि भाग गए और विवेचना में उनका नाम भी पूछताछ करके आगे प्रकाश में लाया जाएगा और फिर इन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के और एक लड़की ने रील्स बनाते वक्त अश्लीलता की सारी हदें पार करती हैं। वीडियो में युवक और युवती प्रभु आ रही हैं कि आवाज का इस्तेमाल करते हुए रील्स बना रहे थे, जो न केवल आपत्तिजनक था बल्कि भगवान गणेश की तस्वीर भी इसमें ऐड की गई। ये वीडियो गंगा बैराज क्षेत्र का है और इसके वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। वीडियो में धार्मिक प्रतीक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते कोटवाल पुलिस द्वारा 5 जनवरी को फैक्ट्री तिराहे जसोदरपुर कलाल घाटी से एक अभियुक्त बल्लू को 52 पौवे अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी सत्यवती वर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन रुड़की के रामनगर में नई कचहरी के सामने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह ने फीता काटकर किया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने कहा कि बहन सत्यवती वर्मा को रुड़की नगर निगम क्षेत्र में भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा इस बार बसपा का मेयर रुड़की में बनने जा रहा है। ये जनता अपने आप आई है और मेरी सत्यवती बहन आपके सामने खड़ी है, संजीव वर्मा जी खड़े हैं। ये जो सब कुछ है
बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, परंतु जो समाज में दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड सभी समाज के साथियों का कार्य की करने वाले भाई संजीव वर्मा जी, बेरडा प्रकरण आपके सामने है, आपको कितना भारी संघर्ष वहां करना पड़ा है। तो ये सब जो आज जनता आपके सामने खड़ी है, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी मेरी बड़ी बहन सत्यवती वर्मा जी चुनाव जीत करके भारी मतों से जीतेगी। यहाँ सड़कें हैं, नाली है, खड़ंजे है, शिक्षा है, जो भी यहाँ का कार्य होगा रुड़की नगर निगम में के अंतर्गत सभी कार्य बहुत अच्छी तरीके से बहन करेगी। सामने रखना चाहता हूँ कि कभी भाजपा का यहाँ जीता कोई, कांग्रेस का यहाँ कोई जीता है, इसलिए यह जन समर्थन बहन जी के साथ है। और उधर बहन जी का हाथी यहाँ से घूमेगा, सारे वार्डों में हाथी घूमेगा और बहन जी को पूरी। अब देखिए यहाँ कितने वकील हैं, सर्व समाज की मेरी बहनें खड़ी हैं, यहाँ मुस्लिम समाज की बहनें खड़ी हैं, दलित समाज की बहनें खड़ी हैं, सर्व समाज की बहनें खड़ी है, वकील साहब यहाँ कितने खड़े हैं। अरे दोनों कोर्टों में जो हमारे वकील हैं इनको पूरा समर्थन है, इसलिए मन बनाया हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीत करके जी। हाँ हाँ, ये हाथी चिंगाड़ मार करके चल रहा है और ये आपके सामने है, तो इसलिए हाथी दौड़ रहा है। तो क्या इस बार नगर निगम नीली होने जा रही है? नीली होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने हरिद्वार जनपद में, हरिद्वार जनपद में सारे नगर पंचायत में, नगर पालिका में सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके बगल में सीट है, रामपुर की सीट। मैं पहले ही कहना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे हमारे बहुत से साथी। समाज पार्टी के लीडर भी हैं रामपुर में, वो भी दावा कर रहे हैं समाज का वोट मिल रहा है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब आपको धीरे धीरे पता लग रहा है किसकी हवा सरखरी क्या है, और ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड राज्य से बनने से पहले माननीय बहन जी का शासन आप लोगों ने देखा होगा, और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जो बहुजन समाज पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी कितना भी बड़ा लीडर मेरे सामने आ जाए, कांग्रेस का कितना भी बड़ा लीडर मेरे सामने आ जाए, वो बाइक कर ले। मैं बताना चाहता हूं कई मुख्यमंत्री कांग्रेस ने यहाँ दिए हैं, किसी ने इतना काम किया है? माननीय बहन जी ने 4 जिले बनाए हैं, 9 तहसीलें बनाए हैं, हजारों अंबेडकर ग्राम बनाए हैं, इतना काम माननीय बहन जी ने इस उत्तराखंड में किया। क्या लगता है कि पंचायत चुनाव में नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने किया है? जो भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में किया है, इस तरीके से अगर उसने नगर निगम में किया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ये बहुजन समाज के साथ ही खड़े हैं, हम जितना लंबा हम खड़े हैं 5 फीट का डंडा लेकर के वहीं बैठे रहेंगे सब लोग और झंडा डाल के उसमें। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इतनी सभी जनता मेरे साथ है, ये आप देख ही रहे हैं। मेरे पास कोई जाति विशेष, धर्म, सभी तरह के लोग आए हुए हैं जिनका मुझे समर्थन प्राप्त है, और मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी भारी वोटों से जीतूंगी। अपना कीमती वक्त दिया है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। तो संजीव जहाँ चलता है अकेला चलता है और काफिला जुड़ता चला जाता है, तो वो काफिला तो बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा और पूरा शहर नीला हो जाएगा। बसपा को पता है कि कहाँ समाज के साथ जाती होती है, उन लोगों ने झेलना है, तो जब झेलना है किसी और के साथ नहीं होने देना। आज मसूरी रोड पर पुरुकुल गांव पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान इंस्पेक्टर सोहन रावत, हेड कांस्टेबल विनोद रावत सहित पुलिसकर्मियों ने ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, ओवर स्पीड और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के 22 चालान काटे। और बात अब खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबर की कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो करने के बाद ये अटकलें शुरू हुए हैं। इस खबर ने क्रिकेटर और डांसर दोनों के फैंस को चौंका दिया है। चहल ने कथित तौर पर धनश्री के साथ अपनी सभी तस्वीरें भी अपने अकाउंट से हटा दी, जिससे तलाक की अटकलें और तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों कुछ महीने से अलग रह रही हैं और उनका अलग होना तय लग रहा है। हालांकि इसकी असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। युजवेंद्र चहल ने अपने अकाउंट से धनश्री वर्मा की
सभी तस्वीरें भी हटा दी है, जबकि धनश्री के पास अभी भी उनकी कुछ तस्वीरें हैं। 2022 में भी धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सरनेम चहल हटा दिया था, जिससे उनके रिश्ते में दरार की अटकलें लगाई जाने लगी। लगभग उसी दौरान युजवेंद्र ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा, नया जीवन लोड हो रहा है। इसने लोगों को दोनों के रिश्ते पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।